नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नेपाल की, जहां पिछले कुछ दिनों में काफी कुछ हुआ है राजनीतिक तौर पर। जी हाँ, माहौल काफी गर्म रहा है वहाँ। बहुत ज्यादा उथल पुथल के बाद एक महत्वपूर्ण खबर आई है। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की अब देश की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। बिल्कुल, और ये नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब कुछ ही दिन पहले वहाँ एक बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ, जिसे कुछ लोग तख्ता पलट भी कह रहे थे। तो ये कह सकते हैं एक नया मोड़ है। हाँ, वाकई में स्थिति तेजी से बदली है। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सुशीला कार्की अब अंतरिम प्रधानमंत्री हैं। ये फैसला कैसे हुआ? जानकारी ये मिली है कि ये फैसला सेना, राष्ट्रपति और जो सबसे दिलचस्प बात है, नेपाल के युवा नेताओं के बीच एक आम सहमति बनने के बाद लिया गया है। ये आम सहमति वाली बात, खासकर युवाओं का शामिल होना, ये वाकई दिलचस्प है। ये दिखाता है कि शायद पुराने राजनीतिक समीकरणों से कुछ हटकर करने की कोशिश हो रही है। हाँ बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है। क्या शपथ ग्रहण वगैरह हो गया है? जी है, शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। उसकी तस्वीरें, वीडियोस वगैरह भी सामने आए हैं। तो ये पक्का हो गया है, मतलब ये सिर्फ कोई घोषणा नहीं है। सही है। तो अब सबकी नजरें उनके अगले कदमों पर होंगी। जाहिर है। और अगले कदम क्या हो सकते हैं? मैंने सुना है कि संसद भंग करने की भी बात चल रही है। पार तक संसद भंग करने का फैसला ले सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। बड़ा तो होगा ही, क्योंकि मौजूदा संसद को लेकर ही तो सारा विवाद था, खासकर युवाओं में जो गुस्सा था। बिल्कुल, उसी के खिलाफ तो आंदोलन था एक तरह से। अच्छा, और उनकी सरकार कैसी होगी? क्या वो अकेले ही सब संभालेंगी या फिर कोई छोटी कैबिनेट होगी? इस बारे में कुछ पता चला? देखिए, ये अभी पूरी तरह तय नहीं है। अंतरिम सरकार का स्वरूप क्या होगा, मतलब उसमें 2-3 मुख्य लोग होंगे या वो अकेले ही कमान संभालेंगी, ये फैसला सुशीला कार्की खुद करेंगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो उनकी भूमिका काफी निर्णायक लग रही है इसमें। मतलब वो काफी पावरफुल पोजीशन में है इस वक्त। हाँ, कम से कम अंतरिम व्यवस्था में तो यही लग रहा है। और अगर संसद भंग होती है तो फिर आगे क्या, मतलब चुनाव? जी, उसका तार्किक अगला कदम तो नए चुनाव ही होंगे। ये नेपाल को शायद स्थिरता की तरफ ले जाने का एक रास्ता हो सकता है। मतलब फिर वही राजनीतिक खींचतान, नए समीकरण। हाँ, वो चुनौती तो रहेगी, बिल्कुल रहेगी, लेकिन शायद अभी की स्थिति से निकलने के लिए ये जरूरी माना जा रहा हो। खैर, इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो यही है कि आखिर ये सुशीला कार्की है कौन, जिन पर सेना, राष्ट्रपति और यहाँ तक कि वो आंदोलन करने वाले युवा नेता सबने भरोसा जताया है। ये नाम अचानक से इतना अहम कैसे हो गया? बहुत बहुत अहम सवाल है ये। चलिए थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर, सुशीला कार्की 73 वर्ष की हैं। 73, ओके। और उनके नाम अब दो ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज हो गई हैं। पहली, वो 2016-17 में नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। हाँ, ये तो मुझे याद है। और अब वो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बन गई हैं। वाह, ये तो कमाल है। पहली महिला चीफ जस्टिस और अब पहली महिला पीएम। ये तो सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, शायद पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से। और जैसे कि सूत्रों में भी जिक्र है, इसके साथ ही अब दक्षिण एशिया के लगभग सभी प्रमुख देशों में कोई ना कोई महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। सही बात है। ये महिलाओं की राजनीतिक सशक्तिकरण का एक प्रतीक है। अच्छा, और उनकी छवि कैसी है, मतलब किस लिए जानी जाती है वो? उनकी सबसे मजबूत पहचान है भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बेहद सख्त आवाज के तौर पर। जब वो मुख्य न्यायाधीश थी, तब उन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़े कई बड़े हाई प्रोफाइल मामलों में बिना किसी दबाव के कड़े फैसले सुनाए थे। अच्छा। कहा जाता है कि भ्रष्टाचार को लेकर उनका रवैया बिल्कुल जीरो टॉलरेंस वाला है, मतलब कोई नरमी नहीं। तो शायद यही वो वजह है कि आंदोलनकारी युवा उन्हें पसंद कर रहे थे, क्योंकि उनका आंदोलन भी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, एकदम। उनकी यही भ्रष्टाचार विरोधी छवि और साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात, उनका पूरी तरह से गैर राजनीतिक होना। गैर राजनीतिक मतलब उनकी कोई अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं बताई जाती। वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं रही हैं। और शायद इन्हीं वजहों से वो नेपाल के युवा नेताओं, जिन्हें आजकल जेनजी कहा जा रहा है, उनकी पहली पसंद बनी। ये युवा पीढ़ी जो सड़कों पर थी, वो स्थापित नेताओं और सिस्टम के भ्रष्टाचार से बुरी तरह त्रस्त थी। उन्हें कोई साफ सुथरी गैर राजनीतिक शख्सियत चाहिए थी शायद। लेकिन एक मिनट, अगर वो इतनी सख्त हैं और गैर राजनीतिक भी, तो क्या स्थापित राजनीतिक दलों के साथ उनके रिश्ते हमेशा ठीक रहे हैं? मुझे कुछ धुंधला सा याद आ रहा है, शायद चीफ जस्टिस रहते हुए कोई विवाद हुआ था उनके साथ। आपकी याददाश्त अच्छी है, बिल्कुल हुआ था। 2017 में जब वो चीफ जस्टिस थी,
तब नेपाल के कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों ने उन पर आरोप लगाया था कि वो कार्यपालिका यानी सरकार के कामकाज में दखल दे रही हैं। अच्छा। और इसी आरोप के आधार पर उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी पेश कर दिया गया था। मतलब उन्हें पद से हटाने की कोशिश हुई थी। अरे हाँ, तो फिर क्या हुआ? ये क्या दिखाता है कि उनकी सख्ती कुछ लोगों को रास नहीं आई। हाँ, ये यही दिखाता है कि कैसे कोई स्वतंत्र सोच वाला व्यक्ति जो व्यवस्था पर सवाल उठाए, खासकर न्यायपालिका जैसे अहम पद पर हो, तो वो स्थापित राजनीतिक शक्तियों को, मतलब पार्टियों को असहज कर देता है। हालांकि उस समय सुशीला कार्की के पक्ष में जनता का जबरदस्त समर्थन सामने आया था, इतना ज्यादा कि राजनीतिक दलों को आखिरकार वो महाभियोग प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। अच्छा, तो इससे तो उनकी छवि और मजबूत हुई होगी। बिल्कुल, एक मजबूत और लोकप्रिय छवि बनी उनकी। ये दिलचस्प है। तो वो सिर्फ सख्ती नहीं, लोकप्रिय भी रही हैं। और कुछ पता चलता है उनके बारे में, उनके काम के बारे में? जी, जानकारी ये भी है कि चुनावी मामलों और विवादों से जुड़े कई अहम और ऐतिहासिक फैसलों के बाद उन्हें नेपाल में लोकतंत्र के मूल्यों और सिद्धांतों के रक्षक के तौर पर भी देखा जाने लगा। अच्छा, लोकतंत्र के रक्षक। हाँ, उनकी छवि एक ऐसी न्यायविद की बनी जो लोकतंत्र को बचाने के लिए मतलब स्टैंड ले सकती है। और उनका भारत से भी कोई कनेक्शन है, ऐसा कुछ मैंने सुना था। हाँ, ये भी एक रोचक बात है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा भारत में हासिल किया, वाराणसी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU से। ओह, BHU से। जी, वहां से उन्होंने राजनीति विज्ञान में मास्टर्स की डिग्री ली है। तो ये कनेक्शन भी है जो आगे चलकर भारत नेपाल संबंधों के लिहाज से अहम हो सकता है। हाँ, हो सकता है जी। अच्छा, BHU से पढ़ी हैं वो, और शायद वो लिखती भी हैं किताबें वगैरह। जी हाँ, वो एक लेखिका भी हैं। उनकी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। एक उनकी आत्मकथा है जिसका नाम है न्याय, ओके। और दूसरी एक उपन्यास है जिसका नाम है कारा। तो आप देख सकती हैं कि वो सिर्फ एक जज या प्रशासक ही नहीं, बल्कि एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। वाकई, एक अनुभवी जज, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली, लोकतांत्रिक मूल्यों की हिमायती, लेखिका और अब देश की अंतरिम नेता। काफी प्रभावशाली प्रोफाइल है। चलिए अब थोड़ा इस पे आते हैं कि उनकी इस नियुक्ति का असल महत्व क्या है, इसके मायने क्या हैं नेपाल के लिए और बाहर की दुनिया के लिए। देखिए, सबसे पहली बात तो इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत ज्यादा है। सूत्रों में इस बात पर काफी जोर दिया गया है कि नेपाल इस वक्त एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। राजनीतिक अस्थिरता बिल्कुल चरम पर है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। ऐसे में जब बड़े बड़े अनुभवी नेता शायद पीछे हट रहे हैं या समझ नहीं पा रहे कि क्या करें, तब एक 73 वर्षीय महिला का आगे आकर ये जिम्मेदारी संभालना, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली संदेश देता है। हाँ, ये बात तो है। संकट के समय नेतृत्व की बहुत जरूरत होती है, और उनका ऐसे सामने आना यकीनन कई लोगों को, खासकर महिलाओं को प्रेरित करेगा। बिल्कुल, ये दुनिया भर की महिलाओं के लिए तो प्रेरणा है ही, साथ ही ये दिखाता है कि नेतृत्व क्षमता उम्र या लिंग तक सीमित नहीं होती। ये साहस, विश्वसनीयता और सही समय पर जिम्मेदारी लेने की हिम्मत पर निर्भर करती है। अच्छा, एक और बड़ा मुद्दा जो नेपाल में पिछले कुछ समय से चल रहा था, वो था राजशाही की वापसी का। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र और उनके समर्थक काफी सक्रिय हो गए थे। क्या सुशीला कार्की की नियुक्ति का इस पर कोई असर पड़ेगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और सूत्रों का इशारा इसी तरफ है कि हाँ, असर पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों में जब राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी तो राजशाही समर्थक ताकतें थोड़ी मुखर हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि शायद वो इस मौके का फायदा उठाना चाहें। तो अब क्या लगता है, अब वो पीछे हटेंगे? देखिए, अब सुशीला कार्की, जो कि एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करती हैं, उनके अंतरिम प्रधानमंत्री बनने से ऐसा लगता है कि राजशाही की वापसी की कोशिशों पर फिलहाल विराम लग सकता है। एक तरह से ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में फिर से विश्वास जताने जैसा कदम माना जा रहा है। तो हाँ, इससे राजशाही समर्थकों को थोड़ा झटका जरूर लगा होगा। समझ गई।